जॉन जोन्स ये शख्स यूता लेक के करीब एक गार के अंदर खोज की नीयत से घुसा था। खोज के दौरान इसने फैसला किया कि वो गार की सबसे तंग जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन क्या मालूम था उसको कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटी पटी के नाम से पहचानी जाने वाली इस गार के तंग रास्तों में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर गलती से गार के ऐसे हिस्से में घुस बैठा जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह जिसमें हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था। और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा वहां फंस गया। ये कहानी है 26 साला जॉन जोन्स की, जिसकी ज़िंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरे। नाजरीन, यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर ये नटी पटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार ये गार डेल ग्रीन नामी शख्स ने डिस्कवर की और तब से लेकर यहाँ हज़ारों मनचले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी पटी केव अपने तंग फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफ़ी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी कि वो नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे, लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दरमियान यहाँ कुछ हादसे हुए और फिर गार की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक मौके पर 23 साला नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज़ ने नटी पटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग वहां फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पटी केव किसी टाइम बम से कम नहीं है जो किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पटी के लिए जंग चलती रही और आखिरकार 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हों। नटी पटी में जाने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाइयों जॉन और जोन्स ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पटी केव सिस्टम में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को केविंग का पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पटी में वो पहली बार जा रहे थे। गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड भी कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जोश और दूसरे 2 दोस्तों ने गार में मजीद डीप जाने का खतरा मोल लिया, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। ना सिर्फ इंतहाई तंग बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है। माजी में भी कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, इसका भाई और 2 दोस्त काफ़ी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का था, इसी वजह से वो इन सब से आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कोर्क स्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जहाँ सबसे दुबले पतले केवर्स ही जा सकते थे। गार के मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहाँ जॉन को राइट बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता मज़ीद तंग होने लगा और अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था, पर वो आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहाँ से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नज़र आई और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वो यहाँ से वापस मुड़ सकता है। यहाँ मामला काफ़ी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वो 10 बाय 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था।
इसका सर नीचे, टांगें ऊपर और जगह इतनी तंग कि इसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वो हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। अब इस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज़ देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जॉश वहाँ आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगें नज़र आई। पहले उसने अपने भाई की इस हालत का मजाक बनाया, लेकिन जब उसको इस संगीन हालत का अंदाज़ा हुआ तब जोश भी घबरा गया। जोश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन उससे मामला और ख़राब हो गया क्योंकि अब जॉन ज़्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब मसला ये था कि 911 कॉल करने के लिए गार की इस गहराई में मोबाइल सिग्नल भी नहीं थे। तभी जोश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वो वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ये सूजी मोटोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन इनकी उम्मीद से ज़्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि सूजी ने जॉन की जीन्स भी काटी ताकि 1 आधा सेंटीमीटर और ज़्यादा जगह मिल सके, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। आखिरकार सूजी भी एग्जॉस्ट होकर वापस बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, इसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को बाहर निकालने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर कर रहे थे, जिनमें एक तरीका उसकी टांगें काटने का भी था। लेकिन आखिरकार इन सब ने रस्सियों और पुलिस सिस्टम के इस्तेमाल पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांधकर खींचा जाएगा। पर मसला ये था कि मुख्तलिफ पुलिस को गार के पत्थरों में ऐसे ड्रिल करके लगाना है ताकि रस्सियाँ पत्थरों से ना टकराएं और सारा लोड पुल्ली पर पड़े। पुल्ली को गार के पत्थरों में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिसमें ख़तरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ड्रिल के दौरान कुछ पत्थर टूटकर स्लाइड करते हुए जॉन के ऊपर भी गिरे। 7 फुट की गहराई में ये काम करना जहां काफ़ी मुश्किल था, वहीं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी, और ऊपर से तंग रास्ते की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। ऊपर रेस्क्यू वर्कर्स की तादाद अब 100 से ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो सारे कुछ नहीं कर पा रहे थे और लगे हाथ रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने मामले को मज़ीद संगीन बना दिया जब उन्होंने ये बताया कि जॉन क्योंकि उल्टा फंसा हुआ है तो इसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने वक्त के बाद इसके ऑर्गन्स एक एक करके फेल हो जाएंगे। इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्सों को सप्लाई होता है, जहां ग्रेविटी की मदद से सप्लाई आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि अब जॉन उल्टा है तो इसके हार्ट को ज़्यादा जोर लगाकर 80% बॉडी तक खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा, जिसमें हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को कम से कम सीधा करने के लिए कोशिश और तेज़ी से कर दी। घंटों इंतज़ार के बाद पुलिस इंस्टॉल हुई और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया, लेकिन जल्द ही वो नए मसलों में फंस गए। जैसा कि जॉन की टांगें ऐसी पोजीशन में थी कि वो बेंड नहीं हो पा रही थी और जब वो टांगों को खींचते तो पैर गार की छत से टकरा जाते। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने जॉन को इस घड़े से काफ़ी बाहर निकाल लिया, लेकिन आखिरी वक्त में एक पुली गार की दीवार से निकल गई और अब जॉन वापस वहीं फंस गया था जहां वो पहले था। जॉन अब काफ़ी पैनिक हो रहा था। तभी 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर भेजा गया ताकि वो अपनी बीवी से बात करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। ये तरीका काम कर गया और जॉन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ये काम बहुत संभल कर करना था क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से इस बार उसको काफ़ी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख सकता था। इस रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थी और उसके फेस पर खुशी के लम्हात थे। पिछले 19 घंटों में पहली बार जॉन इस तंग रास्ते नुमा घड़े से बाहर देख पा रहा था।
اب صرف ایک آخری پل کی ضرورت تھی اور جان پوری طرح اس گھڑے سے باہر آ جاتا، لیکن تبھی اچانک ایک جھٹکے سے دوبارہ پلی فیل ہو گئی اور جان واپس سے اسی جگہ میں جا کر پھنس گیا جہاں وہ پچھلے قریب 20 گھنٹوں سے پھنسا ہوا تھا۔ جان جونز کو بچانے کے آخری اٹیمپٹ میں اس کے گرد پتھروں کو ڈرل کر کے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جان نے ہلنا جلنا بند کر دیا اور وہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ریڈیو پر جان کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس پوائنٹ پر ایک بہادر پیرامیڈک کو جان کی پلس لینے کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ جس بات کا سب کو شک تھا وہی ہوا۔ جان جونز کو 25 نومبر 2009 رات کو 11:50 پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ جان کی بیوی کو یہ خبر سن کر بالکل یقین نہیں آیا کہ اس کا ہسبینڈ اتنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مر گیا ہے۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید ٹانگ سے نبض صحیح سے چیک نہیں ہوئی ہوگی اور اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے، لیکن جو حقیقت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ پر جس چیز کی ڈاکٹرز نے صرف 10 گھنٹے کے بعد امید کی تھی، جان کی اچھی ہیلتھ کی وجہ سے وہ مزید 17 گھنٹے تک زندہ رہ پایا۔ جان کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کے کئی پلانز بنائے گئے، جس میں باڈی کو 2 حصوں میں نکلنے کا آئیڈیا بھی سامنے آیا، لیکن آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ باڈی کو وہیں چھوڑ کر پوری نٹی پٹی کیو کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے جان کی قبر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ آج بھی جان جونز کی ڈیڈ باڈی نٹی پٹی غار کے اندر اسی پوزیشن میں موجود کیو ایکسپلوریشن کے خطرات کی یاد دلانے کا کام کر رہی ہے، اور غار کے باہر اس کی یاد میں لگائی گئی ایک تختی بھی موجود ہے۔